नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। बदनाम हुआ तो क्या नाम नहीं हुआ, ये कहावत आज छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर एकदम फिट बैठती नजर आ रही है। ये तीसरा मामला है। इस मामले में जो देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है, एमएमएस कांड का एक मामला था, उसके पहले कोल स्कैम के मामले में भी देवेंद्र यादव के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। 10 जून को बलौदाबाजार जिले में एसपी कलेक्टर कार्यालय में जब आगजनी हुई, उसके अगले ही दिन सरकार की ओर से अपना स्टैंड साफ कर दिया गया था, जब तीन मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ देवेंद्र यादव का नाम लेके बताते हैं कि देवेंद्र यादव इसमें संलिप्त है। हमने उस बारे में कई वीडियो बनाए, तब हमारी तीखी आलोचना हुई। आज देवेंद्र यादव की जब गिरफ्तारी हो गई है, तब उसके आगे के घटनाक्रम को, कुछ अंदर की बातों को हमें समझना होगा कि आखिर ऐसे कौन से कारण निर्मित हुए जो पुलिस को करीब 2.25 महीने लग गए देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने में, वो भी तब जब सरकार की ओर से तीन मंत्रियों ने दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल के अलावा भाजपा के सतनामी समाज के विधायक राजमन डोमरलाल कोसेवाड़ा मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बातें स्पष्ट थी कि किस तरह से, किन हालातों में भिलाई से 130 किलोमीटर दूर बलौदाबाजार जाकर देवेंद्र यादव सतनामी समाज के कार्यक्रम में जाते हैं और अचानक उस कार्यक्रम से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो कुछ हुआ जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। अब जब साक्ष्य या सबूत बेहद मजबूती के साथ पुलिस के पास आ चुके हैं, तो न्यायालय ने भी देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को सही माना और देवेंद्र यादव इस वक्त जेल में है। कम से कम आने वाली 20 अगस्त तक देवेंद्र यादव जेल में रहेंगे। अंदर खाने की वो ढेर सारी बातें हमें समझनी होगी कि आखिर पुलिस को देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के लिए 10-11 घंटे उसके घर में क्या कुछ करना पड़ा। मौके पर मैं खुद मौजूद था। देवेंद्र यादव का वो आलीशान बंगला जो सेक्टर 5 भिलाई में स्थित है। ऐसे तो देवेंद्र यादव के पास आजू बाजू 2 बंगले हैं। जब पहले कभी महापौर रहा करते थे तो भिलाई स्टील प्लांट ने उन्हें वो बंगला दिया था, जबकि उसके बाजू में भी एक और बंगला है। इस पुराने वाले बंगले में पुलिस सवेरे 7 बजे से जाकर दबिश देती है। देवेंद्र यादव से पूछताछ की कोशिश होती है। पुलिस ने काफी मौका दिया मीडिया के लिए भी काफी सुर्खियां बनाने का, और आखिरकार देवेंद्र यादव जिस अंदाज में, जिस फिल्मी स्टाइल में पुलिस की गाड़ी के ऊपर खड़े होकर जिस तरह से छाती पीट रहे थे, जिस तरह से सफेद रंग का झंडा लेकर ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि वो सतनामी समाज के साथ हैं, लेकिन वो भूल गए कि झंडे की जगह पैर में नहीं होती। आप इस वीडियो में देख सकते हैं जिस लापरवाही से वो झंडे को हिला रहे थे और झंडा वहां गिर भी गया। ऐसे हालातों को भी जनता भी समझ रही थी और भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम भी बारीकी से इन सारी बातों पर नजर बनाई हुई थी। हमारी भी नजर उस मौके पर थी। समझने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस के नारे को छोड़कर जय सतनाम के नारे लगाते हुए सफेद रंग का झंडा हाथ में लिए देवेंद्र यादव के गेट में उनके कार्यकर्ता क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। मौके पर मौजूद सतनामी समाज के कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो वो भी ऑफ कैमरा बात करने को तैयार हुए। आए तो थे देवेंद्र यादव के समर्थन में, लेकिन साफ तौर पर कह रहे थे कि सतनामी समाज के झंडे और नारे का इस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उपयोग करना कदापि सही नहीं है। सतनामी समाज के पवित्र झंडे के अपमान के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सतनामी समाज के गुरु खुशवंत साहिब की भी काफी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। हमारे सतनामी समाज का जो आस्था का जो झंडा है, सादा झंडा, जिसको हम शांति का प्रतीक चिन्ह कहते हैं, हमारे सत्य और अहिंसा का प्रतीक चिन्ह कहते हैं, और जिसको पूरा करोड़ों सतनामी समाज जो पूरे देश में निवास करते हैं वो उस सादा झंडे की पूजा करते हैं, जिसको किस प्रकार अपमानित करते हुए, उस सादे झंडे का अपमान करते हुए, सतनामी समाज के आस्था का अपमान करते हुए किस प्रकार झंडा को लहराते हुए आपने देखा है देवेंद्र यादव जी को जब उनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस वाले गए थे तो किस प्रकार से वो बहुत ही गलत ढंग से हमारे झंडे को लहरा रहे थे। और साथ ही एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने उस झंडे को, सादे झंडे को, जिसका हम पूजा करते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, वो इतना पवित्र झंडा है जिसको हम सब बहुत ही अच्छे से मानते हैं, उसको जमीन पे अपने पैर के पास रखने का काम किया। इस तरीके के सतनामी समाज के आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया। आज सतनामी समाज अपने आप को बहुत ही ज्यादा आहत महसूस कर रहा है।
लेकिन बदले हुए हालात में हमें समझना होगा कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति करते हैं और बार बार जाति जनगणना के साथ साथ कैमरामैन और पत्रकारों से भी जब उनकी जात पूछ लेते हैं, तो ऐसे में देवेंद्र यादव को भला ऐसा माहौल क्यों ना मुफीद लगे। साफ साफ विक्टिम कार्ड खेलते नजर आए देवेंद्र यादव को पुलिस पूरे सम्मान के साथ अपने साथ ले गई। बलौदा बाजार में भी हालात तनावपूर्ण थे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, यहां तक जेल ले जाते वक्त भी हालात तनावपूर्ण हो गए। जेल प्रहरी को अपनी पुरानी 303 की राइफल ताननी पड़ गई, इससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। ऐसी परिस्थितियों में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुराने वीडियो में मैंने वो सारी बातें बताई थी, सारी परिस्थितियां बताई थी, आज उन बारे में लंबी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी यह जानना समझना होगा कि देवेंद्र यादव के साथ भीम आर्मी के क्या कनेक्शन है। और सोशल मीडिया में जो उस दिनों पोस्ट चल रही थी कि बलौदा बाजार के बाद अगला नंबर रायपुर का है, ऐसी वो तमाम बातें तकरीबन 175 गिरफ्तारियों से सिद्ध होती है कि कैसे अराजक तत्व उस कार्यक्रम में आ गए थे। सत्तावी समाज अमन, चैन और भाईचारे का संदेश देता है, लेकिन इस शुद्ध सामाजिक कार्यक्रम को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई, जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल किया गया, 75 से ज्यादा गाड़ियां जलाई गई, दस्तावेज जलाए गए, दमकल के वाहन जलाए गए, करोड़ों की संपदा का नुकसान हुआ। लेकिन गहराई से समझने वाली बात यह है कि पूरी प्लानिंग के साथ पेट्रोल बम लेकर और अन्य असलहा लेकर पूरी ट्रेनिंग के साथ किस तरह से इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था, इस पूरी घटना की आज जब चर्चा हो रही है, ऐसे में उन कारणों को भी समझना होगा, उन हालातों को समझना होगा। आखिर गिरौदपुरी से 5 किलोमीटर दूर बागिन भूपा में जिन हालातों में 15 मई को जैद खान का अपमान हुआ था और उस अपमान से जुड़ी घटना के लिए जब 9 जून को न्यायिक जांच के आदेश हो गए थे, बावजूद इसके अराजक तत्व एसपी और कलेक्टर के कार्यालय में आगजनी करने की अपनी मंशा को पूरा कर लेते हैं और देवेंद्र यादव अपने साथ जिन बाहरी लोगों को लेकर के आए थे, फोटो वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा था। यही कारण रहा होगा कि घटना के भी 24 घंटे भी नहीं हुए थे और सरकार के मंत्रियों ने देवेंद्र यादव का नाम लिया। जाहिर तौर पर उनके पास कुछ इनपुट होगा। दयालदास बघेल सतनामी समाज के बड़े नेता है। मौके पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतनामी समाज के राजमहल कहलाने वाले डोमलाल कोसेवाड़ा, जो अहिवारा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो भी मौजूद थे। समाज के वो सरल सीधे साधे लोग जिन्हें ऐसी घटना से कोई लेना देना नहीं था, वो मौके पर सामाजिक कार्यक्रम के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने भी ढेर सारी जानकारियां दी। मैंने खुद मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी बलौदा बाजार अभिषेक सिंह से बात की। ऑन कैमरा वो बात करने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इस बात को स्वीकार किया, जब विधायक की गिरफ्तारी करने जा रहे हैं तो साक्ष्य भी मजबूत होंगे। जाहिर तौर पर 2.25 महीने लगे। ऐसी गिरफ्तारी से जाहिर तौर पर कांग्रेस को विक्टिम कार्ड खेलने का एक और मौका मिल गया। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि पुलिस ने सोच समझ के कार्रवाई की है। देवेंद्र यादव कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। हम भी कहते हैं कि छोटा मोटा आदमी तो बिल्कुल नहीं है, तभी तो बिलासपुर से राहुल गांधी ने अपनी खास पसंद से उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, जबकि देवेंद्र यादव तो महज भिलाई के विधायक बड़ थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मौजूदा हालात में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता बने हुए भूपेश बघेल की तो बिल्कुल मंशा नहीं थी। कभी भूपेश बघेल के लिए काम करने वाले देवेंद्र यादव को जब भूपेश बघेल से भी आगे करके दिखाने की कोशिश की गई, पार्टी आला कमान की मंशा बिल्कुल साफ थी। जिस तरह से देवेंद्र यादव से दौरे करवाए जा रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी के कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा, तमाम ऐसे कार्यक्रमों के लिए ढेर सारे युवाओं की फौज अपने खर्चे से बंदोबस्त करवाते हैं। न जाने कितने लाख या करोड़ रुपए खर्चा किए गए होंगे, इसकी भी एक अलग चर्चा हो सकती है। विमर्श के लिए बहुत सारे विषय हैं, लेकिन आज बात देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर। देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ की शांत राजनीति में एक विलेन बनकर उभरे हैं। जिन हालातों में उनकी गिरफ्तारी हुई है, दूसरे अन्य मामले भी वहां इंतजार कर रहे हैं। कोल स्कैम के मामले में 25 रुपए प्रति टन अवैध उगाई वाले मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू के वो दूर के रिश्तेदार बताए जाते हैं। ऐसे वो तमाम सबूत हैं जिन्हें पहले ईडी ने इकट्ठा किए थे, अब बारी ईओडब्ल्यू और एसीबी की है। हालिया
हालिया छापेमारी में भी कई बातें सामने आई है। अब जो नई खोज हो रही है वो बेनामी संपत्ति की हो रही है। लेकिन जब इसके पहले निलंबित आईएएस समीर विश्नोई के घर से 47 लाख रुपए की नकदी और करोड़ों की संपत्ति के कागजात मिले थे, वो तमाम सबूत तो ऐसे थे जिन कारणों से आज 1.5 साल से भी ज्यादा समय से दो आईएएस के अलावा कभी सुपर सीएम कहलाने वाली सौम्या चौरसिया भी आज जेल में है। न्यायालय ने उन सबूतों को देखा, गहराई से उसकी पड़ताल की। देवेंद्र यादव भी इस मामले में आरोपी हैं। अब जो नई छापेमारी चल रही है उसमें ऐसे लोग पहचान लिए गए हैं जिनके नाम से करोड़ों की संपत्ति खरीदी गई। छत्तीसगढ़ को लूटने वाले ऐसे कई चेहरों को बेनकाब करना हमारी भी ड्यूटी है। सिस्टम फिलहाल जिस लाइन पर चल रहा है, हो सकता है कि विपक्ष उसे लेकर आक्रामक रहे, लेकिन बिना कुछ परवाह किए जिस भी तरह की कार्रवाई हो रही है, जिस तरह के सबूत प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि देवेंद्र यादव की मुश्किलें अब कम नहीं होने वाली। लेकिन गौर करने वाली बात भूपेश बघेल की भूमिका को लेकर के है। पहले तो वो चुप रहे, उसी शहर में रहते हैं जहां से देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई। पदम नगर भिलायती में उनका निवास है। भूपेश बघेल की लंबी चुप्पी के बाद देर शाम एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने कहा कि करारा जवाब मिलेगा। कौन किसको जवाब देता है ये तो वक्त बताएगा। ढेर सारी ऐसे अंदर खाने की जानकारी है जहां मौजूदा हालात में भूपेश बघेल देवेंद्र यादव से परेशान है। भूपेश बघेल की असल परेशानियों को समझने से पहले देवेंद्र यादव के समर्थकों द्वारा जो माहौल बनाया गया, वह इन तस्वीरों को एक बार आपको ध्यान से देखना होगा कि कितना कानून का पालन करते हैं और किस तरह से पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए किस तरह के हालात निर्मित किए गए थे। ये कुछ घर के अंदर की तस्वीरें हैं जहां दीपक बैज, दुर्ग के पुराने विधायक अरुण वोरा और तमाम कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं। 12 घंटों तक पुलिस फोर्स के अलावा मीडिया के कैमरे तैनात थे। भूख प्यास से लोगों का हाल बुरा था। उमस भरी गर्मी से भी लोग परेशान थे। तरह तरह की बातें होती है। शाम ढलने के बाद देवेंद्र यादव अचानक फिल्मी स्टाइल से पुलिस की गाड़ी में जोर जोर से पैर पटकते नजर आते हैं और जिस तरह से खुद को बेकसूर बता रहे थे, अपने समर्थकों को भी वो इशारा कर रहे थे। पुलिस के वाहन के कांच भी फूट गए। ऐसे हालात में पुलिस की स्थिति भी धूप में चलिए हल्के पांव वाली थी। किसी तरह के बल का प्रयोग नहीं किया गया। कार्यकर्ता जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वो उत्तेजना फैलाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही है, कुछ और मामले में भी देवेंद्र यादव पर अब खुलकर पूछताछ हो सकती है, खासकर तब जब वो पुलिस और सिस्टम को बार बार चुनौती दे रहे थे, गिरफ्तारी के लिए ललकार रहे थे। आखिरकार लगता है कि सिस्टम ने उनकी बात को सुन लिया। सबूतों की बात की जाए तो हमारे पास भी कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 10 जून को बलौदा बाजार में कलेक्टर एसपी कार्यालय में हुई आगजनी वाली घटना के दौरान भिलाई से गायब थे। देवेंद्र यादव के वो समर्थक देवेंद्र यादव के साथ बलौदा बाजार क्या करने गए थे। गायब होने वाले ऐसे लोग हैं जो बेहद सामान्य वर्ग से आते हैं, मजदूरी करते हैं। वो खास तौर से देवेंद्र यादव के साथ कार्यक्रम में गए थे। जो तस्वीरें, फोटो पुलिस ने भी उपलब्ध कराई। इसके अलावा हमारे पास भी जो इनपुट है, वहां देवेंद्र यादव कहीं ना कहीं बलौदा बाजार वाली इस घटना में शामिल थे। तभी उनके कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा छोड़कर सतनामी समाज का सफेद ध्वज लहराते नजर आए। जय सतनाम के नारे लगाकर ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि सीधे तौर पर देवेंद्र यादव को इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि उसने सतनामी समाज का साथ दिया, जबकि ये हकीकत नहीं है। बावजूद इसके बदले हुए हालात में जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसके अब मंझे हुए खिलाड़ी देवेंद्र यादव बन चुके हैं। हर घटना को समझने के लिए अपना अपना नजरिया होता है, दृष्टि और दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। देवेंद्र यादव ने सीन में आने के लिए जिस तरह के वीडियो या फोटो शूट करवाने के लिए पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़कर जिस तरह से ध्वज को लहराया और ध्वज जिस तरह से नीचे गिर गया, उससे पहले सफेद ध्वज जो उनके चरणों में पड़ा हुआ था, वो सारी घटनाओं को लेकर हो सकता है आने वाले दिनों में राजनीति हो, क्योंकि यहाँ समझने और समझाने का अपना अपना तरीका होता है, अलग अलग बयानबाजी होती है। ऐसी एक तस्वीर दिल्ली से चलकर आई है जहां बजरंग पूनिया ने तिरंगे को अपने पैर में रखा। दरअसल जिस गाड़ी में वो चढ़े हुए थे वहां तिरंगा छपा हुआ था। ये कार्यक्रम था विनेश फोगाट के वेलकम प्रोग्राम का। ये वही बजरंग पूनिया है जो पीएम मोदी के घर बिना अपॉइंटमेंट के जाना चाहते थे। जब जाने का मौका नहीं मिला तो मिला हुआ पद्मश्री और दूसरे पदक वो सड़क में रख गए। जबकि परफॉर्मेंस की बात की जाए, बिना ट्रायल के दबाव पूर्वक तरीके से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उतरने वाले बजरंग पूनिया ने पिछले साल चीन के हाउनझोंग एशियन
गेम्स के सेमीफाइनल में हार मिलने के बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी जापानी पहलवान के यामागुची से 10-0 से हार गए थे। उनकी हार के बाद सोशल मीडिया में लोग भड़क गए क्योंकि एशियन गेम्स में भाग लेने से पहले उन्होंने किसी प्रतिस्पर्धी मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया था। उन्हें ट्रायल के बिना इन खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल करने की आलोचना भी हुई थी। दरअसल यही तो राजनीति है। बजरंग पूनिया दबाव बनाने में सफल हुए थे। अब जब तिरंगा उनके पैरों पर आया तो जाहिर तौर पर उनके विरोधी वैसी ही तीखी आलोचना करेंगे जैसे कि आज देवेंद्र यादव की हो रही है। वैसे यह समझने वाली बात यह है कि बजरंग पूनिया और देवेंद्र यादव के साथ कांग्रेस खड़ी है, एक विचारधारा खड़ी है, जबकि दूसरी विचारधारा यह समझाने की कोशिश कर रही है कि देश और समाज में कौन अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी ही राजनीति के कारण आम लोग राजनीति से आने से बचते हैं, लेकिन हमारा मानना है अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।